हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। आज हम अपनी इंटरव्यू सीरीज का पार्ट 1 लेकर आ रहे हैं बच्चों। हमारे साथ है अंशिका शर्मा। और मैं बताऊं उनके बारे में, इससे ज्यादा बेटर है कि उन्हीं से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, अंशिका आप अपने बारे नमस्ते में सर। बताइए। नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हो आप? बढ़िया सर, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप अपने बारे में बताइए और थोड़ा बच्चों को ये बताइए कि अभी आप एट प्रेजेंट क्या कर रहे हैं, सो दैट कि बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट रहे ओके, पूरी वीडियोस देखने में। ठीक है। My name is Anshu and I live in Delhi. Currently, I am pursuing Chartered Accountancy course and I am in a CA final student. And I score very good marks in accountancy when I was in 11th and 12th. I scored 96 marks in 11th and 91 marks in 12th from CBSE. That's it. ओके, वेरी गुड। देखो, अभी इन्होंने थोड़ा सा अपनी जर्नी बताई कि भाई 11th क्लास में इनके 96 मार्क्स आए, 12th क्लास में इनके 91 मार्क्स आए अकाउंटेंसी में, और अभी एट प्रेजेंट ये सीए फाइनल में है। तो कहीं ना कहीं होनहार बच्चे हैं, तभी इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो आज जनरली इसी के रिगार्डिंग कुछ बातें करी जाएंगी, देखा जाएगा कि भाई इन्होंने कैसे स्कोर करा और किस तरीके से इन्होंने पढ़ाई करी, और ये कैसे मतलब सीए फाइनल जैसे लेवल पर पहुंचे हैं। तो वही कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के माइंड में रहते हैं बच्चों। तो हमने भी पूरे क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई हुई है, और इनसे जानते हैं और देखते हैं कि भाई फिर ये किस तरीके से हमारे पास रिप्लाई करते हैं। ठीक है जी। अंशिका, तो मैं आपसे 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछूंगा। तो पहले मैं आपसे कुछ जनरल बातें करना चाहूंगा कि अभी एट प्रेजेंट ओके आपकी सर। लाइफ कैसी चल रही है। आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो? सीए जैसा कोर्स जो है, ये किस तरीके की आपको फील दे रहा है? कैसा लग रहा है आपको इस कोर्स को करके? सर एट प्रेजेंट तो मेरी लाइफ काफी अच्छी चल रही है। मतलब पहले मेरे को लगता था कि यार सीए करने के बाद बिल्कुल मजा नहीं होगा लाइफ में। बट मैंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बैलेंस करके चला है, इसलिए मैं काफी ज्यादा इंजॉय कर रही हूँ अपनी सीए की जर्नी में। ओके, वेरी गुड। बहुत अच्छा है, काफी अच्छा लग रहा है। और बेसिकली आपका सीए फाइनल वाला एग्जाम कब आ रहे हैं, कब आपके एग्जाम ड्यू हो रहे हैं? मेरा नवंबर 2021 में सीए फाइनल का एग्जाम अच्छा, ड्यू है। नवंबर 2021। चलो जी, अब हम क्वेश्चन सीरीज अपनी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरा मेरा आपसे क्वेश्चन कि आपने 10th क्लियर करी। तो 10th क्लियर करने के बाद आपके माइंड में कॉमर्स लेने का आइडिया कैसे आया? मतलब क्यों आपने डिसाइड करा कि मुझे कॉमर्स लेनी है? सर एज सच कुछ डिसाइड तो नहीं था, बट बस ले ली कॉमर्स। अच्छा, बस ले ली कॉमर्स। अच्छा, कॉमर्स में जब आपने पढ़ाई करी तो हाँ। आपको मतलब सब्जेक्ट्स कैसे लगे? सबसे बढ़िया सब्जेक्ट्स आपको कौन सा लगा जब आप 11th क्लास में थे तो? सर सबसे बढ़िया तो अकाउंटेंसी लगा, अच्छा, क्योंकि वो मतलब मतलब काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है और मतलब काफी मजा आया। मतलब एक तो बेस्ट चीज ये थी, अगर हम टीचर सेलेक्ट कर लेते हैं बेटर, तो मतलब वो सब्जेक्ट अपने आप फेवरेट हो जाता है। और अच्छा। जैसे अकाउंटेंसी मैंने आपसे ली थी और आपका पढ़ाने का वे, कंसेप्चुअल क्वालिटी इतनी आई, तो इसलिए मतलब मतलब बेस्ट मैं भी सब्जेक्ट अब मुझे मेरे भी को अब काफी तक अच्छा लगता है अकाउंटेंसी आप। लगता है। हाँ, देखो अकाउंट्स बिल्कुल आपकी बात जायज है कि अकाउंट्स पूरा सब्जेक्ट कॉन्सेप्चुअली सब्जेक्ट है, और आपने इतना अच्छा स्कोर भी करा। आप तो खैर एक दो बच्चों के और आपसे ज्यादा मार्क्स आ गए। पहले तो आप ही टॉपर हुआ करते थे, तो कहीं ना कहीं अच्छा। ये चीजें हैं। तो फिर मतलब हम्म। आप कौन से स्कूल में थे 11th क्लास में? मैं ये लाल बिल्डिंग में थे, बुराड़ी वाले अच्छा, गवर्नमेंट बुराड़ी वाले में। सर्वोदय कन्या अच्छा। विद्यालय। और जैसे 12th क्लास में आपकी ओवरऑल परसेंटेज कितनी आई थी? मेरी ओवरऑल परसेंटेज 80% थी। ओके। और जो सब्जेक्ट्स के मार्क्स आप बताना चाहो बच्चों को? हाँ जी, मेरे सबसे हाईएस्ट मार्क्स तो अकाउंटेंसी में ही थे, 91, जो कि संजय सर से लिया था मैंने। और इसके बाद मेरे बिजनेस स्टडीज में थे 89। एंड फिर मेरे मैथ्स, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश में 70+ थे। हाँ, देखो मुझे आपका रिजल्ट अभी तक याद है। जब आपका 12th का रिजल्ट आया था, आपके एग्रीगेट 80% थे, और क्या नाम है, आपके साथ वाले बच्चों के ज्यादा अच्छे मार्क्स आए थे। तो आप काफी डिसअपॉइंटेड थे उस दिन, आप रोए भी थे। तो मतलब क्या कहना चाहोगे आप कि जो आपने जो स्कोर किया था, आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली मार्क्स नहीं थे। तो कई बार बच्चा क्या सोचता है, यार मेरे इतने परसेंट मार्क्स आए, लेकिन एक्चुअल में उसके उतने उतने मार्क्स नहीं आ पाते हैं।
तो और अभी वैसे ही बच्चों के 1 महीने बाद एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आप उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे? सर जैसे मैंने 12th के अकॉर्डिंग पढ़ाई की थी, तो मेरा बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरे इतने कम मार्क्स आएंगे। और जब मैंने अपना रिजल्ट देखा तो मैं काफी ज्यादा शॉक्ड और डिसअपॉइंटेड हुई थी। और आप जैसे आप बता रहे हो कि उस टाइम मेरे को रोना भी आ गया था, क्योंकि इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई थी मैं कि मतलब सबके साथ स्टडी की और कहीं कमी नहीं छोड़ी थी, और फिर भी इतने कम आ गए। बट क्या होता है उस स्टेज में ना हमें थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील होता है। बट जैसे जैसे हम आगे जाते हैं ना, तो ये सब ओवरकम हो जाता है। बट बेस्ट ये था कि मतलब मैंने जितना भी पढ़ा था पूरा मतलब हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी से पढ़ा था। तो उससे ये था कि मेरे को मतलब उस टाइम तो फायदा नहीं हुआ, मेरे मार्क्स थोड़े मतलब रह गए, लेकिन मुझे फ्यूचर में काफी ज्यादा मतलब उससे सपोर्ट मिला आगे बढ़ने का। अच्छा अच्छा। तो बेसिकली आप कितने परसेंट एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, जिस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन थी उस हिसाब से आपने कितने परसेंट आपने मार्क्स एक्सपेक्ट किया था? सर मैंने ना 95 प्लस एक्सपेक्ट किया था, और मुझे पता है कि बहुत ज्यादा वेरियंस था, इसलिए मतलब मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थी। तो बट आपने एट मतलब प्रेजेंट मतलब एग्रीगेट मेरे को आपका, लगता है कि कोई नहीं। अच्छा आप एग्रीगेट एक्सपेक्ट करके चल रहे थे यस। कि 95% तक आ जाएंगे? यस सर। अच्छा, तो आपने कुछ रेगुलर कॉलेज वगैरह का प्लान कर रखा होगा फिर कहीं ना कहीं आपके माइंड में? हाँ। जब मैं मतलब आपसे पढ़ी थी 11th 12th में, तो मैं काफी ज्यादा मतलब इंस्पायर हो गई थी कि नहीं यार, नॉर्थ कैंपस से ही करना है, रेगुलर कॉलेज ही करना है। तो इसलिए उसी टाइम मैंने टारगेट बना लिया था कि एक तो जनरल कैटेगरी वाले को 95 प्लस चाहिए ही होता है कोई भी अच्छे बिल्कुल कॉलेज बिल्कुल में के लिए। बिल्कुल। तो उसी टाइम टारगेट था कि 95 प्लस, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं आए। चलो कोई नहीं, ठीक है। लेकिन क्या उसके बाद जैसे आपका था कि भाई फिर आपका सीए करने का कैसे मन में आया कि भाई मतलब आपने सीए वाला रास्ता क्यों चुना बेसिकली? मतलब कोर्सेज तो और भी बहुत सारे थे, लेकिन जैसा होता है कि यार हमने सीए क्यों करा, सर कोई ऐसे मतलब रीजन? हाँ। सर 11th 12th में जैसे मेरा अकाउंटेंसी को लेके इंटरेस्ट था, उस वे में मैंने सीए को चूज किया। और मतलब उस टाइम तो मतलब कोई इतना नॉलेज नहीं थी, थोड़ा आपने गाइड किया, थोड़ा रिलेटिव्स ने गाइड किया। वैसे तो बिल्कुल काफी ने डिमोटिवेट भी किया था, बट मैंने अपना रास्ता नहीं मतलब चेंज किया। मतलब मेरा पहले से ही था कि मैं अगर किसी भी फील्ड में जाऊंगी तो मतलब ऐसी फील्ड में जाऊंगी जहाँ पर एजुकेशन मतलब टॉप मोस्ट होगी। क्योंकि क्रिएटिविटी मतलब एक जो हॉबीज होती है हमारी वो एक साइड है, बट पढ़ाई को मतलब मैंने पैरेलल लेके चली थी, इसलिए मैंने सीए चॉइस किया था। चलो और वेरी आप गुड। फिलहाल सीए कर रहे हो तो बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, अच्छा, करने अच्छा में लग रहा मजा भी है। आ रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जैसे कि आपकी सीपीटी वाली जर्नी थी, क्योंकि मैं आप हमारे 11th 12th और आप सीए फाउंडेशन में भी हमारे स्टूडेंट रह चुके हो, तो मुझे याद है आप 12th के रिजल्ट वाले दिन भी रोए थे, और जब आपका सीपीटी का रिजल्ट आया था तो भी आपकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो सीपीटी में भी आपने काफी मेहनत करी एंड काफी अच्छा स्कोर किया था। 144 मार्क्स आए थे, कितने आए थे आपके मार्क्स? सर आई स्कोर 148। अच्छा 148, शाबाश, वेरी गुड। तो सीपीटी में भी हेलो। 148 भी एक यस। बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत बढ़िया स्कोर है। और बस ये था, वो एक जर्नी थी। तो आप सीपीटी की क्लासेस के रिगार्डिंग आपने हमारे से ही कोचिंग ली थी या कुछ बच्चों को कहना चाहोगे कुछ, या आपको आपका खुद का कैसा अनुभव था? सर मतलब जब 12th की क्लासेस चल रही थी, एग्जाम चल रहे थे, उसी टाइम मैंने सीपीटी की क्लास स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि इकोनॉमिक्स के पेपर में काफी सारी छुट्टियां थी। और जो सीपीटी का पीरियड मिलता है 2 महीने का, वो मतलब 12 पास आउट बच्चे को थोड़ा सा वो पड़ता है, कम पड़ता है। लेकिन हमने पहले से स्टार्ट कर दिया था, इससे हमें एक एडवांटेज मिल गया था। और इसके बाद फिर कंसिस्टेंटली 1.5 महीना पढ़े थे और फिर एग्जाम दे दिए थे। हाँ देखो बच्चों, तो मैं आप ओवरऑल सभी को, मतलब हाँ था, उस टाइम भी मेहनत की थी। हाँ काफी अच्छी मेहनत करके मैं बच्चों को जहाँ आपको लोग यही 12th के बाद हाँ मतलब हॉलीडेज प्लान कर रहे थे, हाँ बिल्कुल। वहाँ हॉलीडेज प्लान कर रहे थे, तो हम फिर भी उस टाइम भी पढ़ाई पे इन्वॉल्व थे अपना पूरा। तो हाँ बस ये यही, चीज थी, पूरे पूरे आपने दिन बड़ी, इनफैक्ट क्लास लिया हमने हाँ। सीपीटी में। और ये अब देखो उस टाइम लाइब्रेरी भी हुआ करती थी, हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हम्म। थे, और इन्होंने भी 2 महीने के अंदर सीपीटी निकालना, आप समझ सकते हो एंट्रेंस जैसा लेवल। तो कहीं ना कहीं एक बच्चे का डेडिकेशन थी और काफी अच्छे मार्क्स से हम्म। इन्होंने जो है
स्कोर भी करा, और आज आपके सामने है कि भाई सीपीटी की जर्नी, फर्स्ट लेवल सीए का क्लियर हुआ, सेकंड लेवल क्लियर हुआ, अब सीए फाइनल में है, और वो भी हम भगवान चाहे कि आपका जल्द से जल्द और फर्स्ट टाइम में वो भी क्लियर हो जाए। अच्छा, कुछ अब हमारे कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं थैंक यू सर। जो, हाँ बिल्कुल जरूर क्लियर होगा। आप काफी मेहनती हो, स्टार्टिंग से काफी मेहनत करी आप लोगों ने, आपने। अच्छा, मतलब कुछ, आप आजकल का बच्चा होमवर्क नहीं करता है, जैसे आपके 96 मार्क्स आए थे, तो क्या आप इसके कुछ बेस बताना चाहोगे? 11th क्लास में 96, 12th में 91, सीपीटी में भी 148, और इवन आपके आईपीसीसी में भी काफी काफी अच्छे मार्क्स आए थे। मुझे याद है कि जब आपका आईपीसीसी में अकाउंट्स में 80 80 मार्क्स, प्लस। हाँ 81 मार्क्स थे, तो आपका मेरे पास बड़ा सा मैसेज आया था, और कह रहे सर थैंक यू सो मच, यस आपके सर। आपका फाउंडेशन, मतलब आपने जो बेसिक स्ट्रॉन्ग करे थे वो काफी हेल्प करे। तो मतलब क्या रियल में ऐसा होता है, जो 11th और 12th की जो कोचिंग्स रहती है, या जो 11th 12th की क्लासेस रहती हैं, जो हमारी फाउंडेशन मजबूत हुई है, वो रियल में हमें सीए फाउंडेशन या आईपीसीसी लेवल पे, फाइनल लेवल पे हेल्प करती हैं? यस सर, बहुत ज्यादा ही हेल्प करती है। इनफैक्ट अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो ना एक बार को, मतलब मतलब अगर आपको थोड़े प्रैक्टिस कम है लेकिन कंसेप्ट क्लियर, तो आप पेपर में होगा ना कि अगर आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन आएगा ना, तो आप अटेम्प्ट कर लोगे उसको कैसे भी करके। तो ये मतलब बहुत हेल्पफुल रहा था। और रिगार्डिंग होमवर्क तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि होमवर्क तो मस्ट है बिल्कुल, अगर तुम्हें अच्छे स्कोर करना है। क्योंकि अब अगर आप होमवर्क कर रहे हो ना, तो आपकी कंसिस्टेंसी बन रही है उस सब्जेक्ट में। तो डेली बेसिस पे होमवर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो हमारा बोर्ड एग्जाम होता है ना, इट्स नॉट जी अबाउट द क्लियर कंप्लीटिंग द सिलेबस। बिल्कुल रिविजन इज मस्ट इन बोर्ड एग्जाम। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये वो तो बोलूंगी चाहे कि बोर्ड हो या कोई मतलब भी रिविजन। एग्जाम्स हो, रिवीजन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आजकल का बच्चा ना बड़ा हाँ शॉर्टकट चाहता है, आजकल का बच्चा चाहता है कि यार मेरे को ना करना पड़े और मेरे अच्छे मार्क्स आ जाए। तो मतलब इस तरीके के स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? शॉर्टकट तो तुम अभी तो मार्क्स ले ही आओगे, लेकिन बट आगे अगर तुम अपना मतलब करियर बनाना चाहते हो, तो तुम्हें अगर अगर तुम हार्डवर्क और प्लस कंसिस्टेंसी फॉलो करोगे ना, तो काफी आगे तक जाओगे। अगर मैं बिल्कुल। 11th 12th में और अच्छे मार्क्स ला सकती थी स्मार्ट वर्क करके, लेकिन हम्म। फिर मैं आईपीसीसी, सीपीटी, इनफैक्ट फाइनल में भी अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर कर पाऊंगी अगर मेरे कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे, बेस ही क्लियर नहीं होगा। हाँ, तो मतलब ये है कि बेसिकली जो है कहीं ना कहीं आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखनी पड़ेगी, और होमवर्क का तो देखो रोल है, कहीं ना कहीं ये चीज है कि भाई हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। अच्छा, डेली बेसिस पर आप जो यस है सर। कितने घंटे पढ़ लिया करते थे, या अभी भी आजकल आपका क्या रूटीन है कि डेली बेसिस पर, चाहे 11th 12th आईपीसीसी वगैरह, इनमें आप डेली बेसिस पे कितने आवर्स अपनी स्टडीज को देते हो, या देते थे, या अभी भी आप देते हो? सर मैं हाँ जी। डेली बेसिस पे जब मैं 11th 12th में थी, तो मैं 2 से 3 आवर्स तो देती ही थी। चाहे अच्छा। उसमें मैं अपना होमवर्क करूँ चाहे रिवाइज करूँ जो आपने पढ़ाया है या जो और बिल्कुल। टीचर्स ने पढ़ाया है। तो कोचिंग्स के मेरा अलावा। यही रूटीन था कि, और एग्जाम टाइम में वो टाइम 6, हाँ कोचिंग से अलावा। बिल्कुल। और एग्जाम टाइम में मेरा पीरियड बढ़ चुका था, 6 to 7 आवर्स हो गया था पर डे। तो इससे मतलब मैंने धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एक दिन में ही मैंने 7 घंटे पढ़ लिया और अगले दिन मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा। मैंने ये है कि कंसिस्टेंसी फॉलो की। बिल्कुल बिल्कुल उससे क्या बिल्कुल। बोलते हैं, आज तक मेरे अंदर कंसिस्टेंसी है, तो इसलिए मैं मतलब इतने आगे तक हूँ। क्योंकि मतलब हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी मतलब आपका मतलब कोई भी साथ छोड़ दे, लेकिन ये कभी नहीं छोड़ती। अगर आप किसी चीज में हार्ड वर्किंग हो हाँ और कंसिस्टेंटली उसको कर रहे हो, बिल्कुल। देखो तो यू बच्चों, कैन अचीव इट। एक एक बच्चा ही है, स्टूडेंट ही है, कितनी अच्छी अच्छी बातें आपको बता रहे हैं। देखो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में बड़ी मेहनत लगती है, हम लोग डिसिप्लिन बड़े, मतलब ज्यादा दिनों तक हम डिसिप्लिन नहीं रह पाते हैं। तो वो आपने बचपन में कहानी भी सुनी होगी, कछुए और खरगोश वाली, तो भाई साहब कछुआ बन के चलो तो भी बढ़िया है। तो कछुआ कंसिस्टेंस था, इसीलिए वो आगे निकल गया, रेस में जीत गया। तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी एक वर्ड पे बहुत फोकस कर रखा है कि चाहे डेली बेसिस पे 4 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, बट डेली बेसिस पे पढ़ो। बिल्कुल सही है, बहुत काफी अच्छा लगा हमें आपका रिप्लाई। अच्छा, ये एक क्वेश्चन और ये आपसे कि भाई आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट सबसे मुश्किल था 11th 12th में या आगे की क्लासेस में, और आपने उसको किस तरीके से डील करा? मतलब भाई कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट होता है, तो हाउ यू ओवरकम दैट डिफिकल्टी, आपने उस सब्जेक्ट को ओवरकम कैसे किया? मेरे को जैसे जब मैं 12th में थी, तो मुझे एक बिजनेस स्टडी मुझे टफेस्ट सब्जेक्ट लगता था अपना। बिल्कुल। मतलब और कुछ भी करा लो, एक बार को कॉमर्स में फिजिक्स पढ़ा लो, लेकिन बिजनेस स्टडी में से होता ही नहीं था।
अच्छा, तो मतलब मेरे क्या फैमिली ने मुझे सपोर्ट आप आपने क्या किया, उसके लिए और सबसे माइंडसेट बड़ा बना रोल लिया मेरे था ऐसा? टीचर्स का था। अच्छा, मतलब मेरा क्वेश्चन था कि बिजनेस स्टडीज आपको मुश्किल लगने लगा था, क्या आपने यस उसके लिए सर, मेरा ना माइंडसेट बना लिया था? माइंडसेट मतलब स्टार्टिंग से था। अच्छा अच्छा अच्छा। यस सर, बिल्कुल पूरा मतलब माइंडसेट बन चुका था कि नहीं हो पाएगा, कुछ भी करवा लो बस ये नहीं करवाओ। अच्छा, तो फिर लोगों आपने के उसको साथ हो जाता मतलब, है, किसी का मैथ्स में बनता है, किसी का बिजनेस स्टडीज में। तो आपने लास्ट टाइम में फिर क्या मतलब कौन सी टेक्निक लगाई, किस तरीके से आपने उसको ओवरकम किया कि भाई अब तो पेपर देना ही है, कैसे डील करना है? क्योंकि ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो, कहीं ना कहीं हर एक बच्चा क्या होता है एक आधे सब्जेक्ट में थोड़ा इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करता ही है। फोबिया। यस सर। सर मैंने इसको ओवरकम ऐसे किया, पहले तो जो हमारी वीकनेस होती है ना वो हमारे टीचर्स अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल तो मेरे को क्या बोलते हैं, जब मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ रही थी तो मेरे को मैम ने और इरफान सर ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया था। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप सिर्फ डेली का 10 से 15 मिनट दो इस सब्जेक्ट को, तो यू कैन स्कोर मच बेटर इन दिस सब्जेक्ट। तो उस टाइम मेरा क्या बोलते हैं मोटिवेशन लेवल, सबसे पहले तो ये होता है कि हमारा माइंड सेट होता है तो हम मोटिवेशन हमारा बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो सबसे पहले उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया, फिर मैंने उसकी प्रैक्टिस की डेली बेसिस पे। तो प्रैक्टिस से क्या हुआ, वो ओवरकम हुआ, मोटिवेशन प्लस प्रैक्टिस से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब एक क्वेश्चन और है आपके लिए कि भाई, बट अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी द आइडियल टाइम टू कंप्लीट योर सिलेबस? मतलब जैसे बच्चों के एग्जाम है, मान लो अभी इस सर बार थोड़े एग्जाम लेट हो गए, तो ओके। क्या आइडियल टाइम है कि कब तक बच्चे का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए? सर आइडल टाइम तो नवंबर टू दिसंबर अपने हैंड में सब बच्चों को अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए। क्योंकि हमारे पास सिलेबस कंप्लीट के बाद भी काफी सारी चीजें होती है, रिवीजन करना, अपने अकॉर्डिंग समराइज नोट्स वगैरह बनाना अपने हैंड से लिखे हुए। तो हमें नवंबर टू दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करके हमें अदर मटेरियल रेफर करना, ये सब चीजें हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपने जो है कि भाई कुछ 10 इयर्स वगैरह की प्रैक्टिस करी थी, और किस तरीके से आपने रिवीजन करी थी, कुछ बताना चाहोगे? सर पास्ट ईयर, यस सर ऑफ कोर्स, पास्ट ईयर के क्वेश्चन ना काफी ज्यादा मस्त होते हैं हमारे उसमें। क्योंकि हमें आता तो सब है लेकिन हमें प्रेजेंट कैसे करना है वो हमें पास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन ही बताते हैं। और अगर हो सके तो मॉक टेस्ट जो देता है उसको क्या बोलते हैं, अपनी गलतियां पता चल जाती है तो वो उसको इम्प्रूव करता है। इससे क्या होता है, हमारे एग्जाम में गलती होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। बिल्कुल लाइक जो बिल्कुल हमारे बिल्कुल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स हो गया, अकाउंटेंसी, तो उसमें बच्चे ना सिली सिली मिस्टेक करते हैं, कैलकुलेशन तक की मिस्टेक होती है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल इसको ओवरकम करने के लिए हमें अपने मॉक टेस्ट देने चाहिए, पास 10 ईयर क्वेश्चन करने चाहिए। बिल्कुल। वैसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ रहा था, आपने रिप्लाई कर दिया कि हाउ टू अवॉइड कैलकुलेशन मिस्टेक्स इन सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स एंड अकाउंटेंसी। तो ऑटोमेटिकली रिप्लाई मिल गया हमें कि भाई इसके लिए तो हमें क्या मॉक करना टेस्ट। चाहिए, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो, और जो भी आपके अपनी टेस्ट में जो गलतियां हो रही हैं उन गलतियों पर काम करो। देखो बच्चों, आपको लगता है संजय सर समझाते हैं, भाई मेरे वर्ड्स तो तुम हर बार सुनते हो, लेकिन आज देखो बच्चों के वर्ड सुनो, टॉपर्स के वर्ड सुनो। इस तरीके से हम टॉपर्स की सीरीज लेकर आने वाले हैं, देखते हैं कौन कौन टॉपर्स हमारे साथ कनेक्टेड होना चाहेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और है हमारा आपसे कि इस सोशल मीडिया या मोबाइल फोन एक वाज ए डिस्ट्रैक्शन फॉर यू? अगर था तो आपने कैसे टैकल किया इस चीज को? सर किसी में डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, किसी के लिए डिस्ट्रैक्शन है और किसी के लिए मतलब एक हेल्पफुल सोर्स है नॉलेज गेन बिल्कुल करने का। तो जब मैं 11th 12th में थी मेरे लिए तो मतलब प्रॉपर डिस्ट्रैक्शन ही था, और मैं इसको 12th के स्टार्टिंग में समझ गई थी। तो आई बिल्कुल। डीएक्टिवेट माई फेसबुक अकाउंट। इससे क्या हुआ कि मेरा डिस्ट्रैक्शन लेवल कम हुआ और मैंने पढ़ाई की तरफ और ज्यादा ध्यान दिया। जो टाइम उससे अच्छा, बचता था उसमें भी मैं मतलब अपना होमवर्क वगैरह करती थी, तो काफी हेल्प हेल्प किया मेरे को। हाँ ज्यादातर तो बच्चों का मैं तो क्या। बस एक हाँ मैसेज देना बिल्कुल बिल्कुल, बोलो मैं एक बोलो। मैसेज देना चाहूंगी अपने फेलो स्टूडेंट्स को कि क्या हाँ बोलते हैं, अगर आपको लगता है किसी भी पॉइंट में आके कि हाँ सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन है, तो आपको उसको यूज नहीं करना, अवॉइड करना, यूज करना। क्योंकि धीरे धीरे करके ये डिस्ट्रैक्शन है ना, मतलब आपकी बिल्कुल हैबिट बन जाएगी तो आप बहुत मुश्किल से ओवरकम कर पाओगे इससे। बिल्कुल।
तो बच्चों देखो, सुन लो सारे बच्चे, अगर आपको लग रहा है कि सोशल मीडिया डिस्ट्रक्शन बन चुकी है तो कुछ टाइम के लिए अवॉइड करो। और मैं भी आपको ये बात समझाता हूँ कि अबे ये चीज देखो, सोशल मीडिया डिलीट करने से क्या फर्क पड़ता है। अगर तुम एक दिन पोस्ट नहीं डालोगे, एक दिन इंस्टाग्राम पे स्टोरी नहीं डालोगे, तो आप देखो क्या एक्चुअल में भी कुछ फर्क पड़ता है या खाली साइकोलॉजिकल होता है। प्रायोरिटीज हमें लाइफ में सेलेक्ट करनी चाहिए, और जो चीज इंपॉर्टेंट है हमें उस पर कहीं ना कहीं काम करना चाहिए। और ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये वर्ड्स इन्हीं के हैं। और जो भी बच्चे अच्छे लेवल पर गए हैं, चाहे कोई भी हो, वो इस तरीके की गाइडेंस जरूर देगा। अच्छा, व्हाट इज योर एम्बिशन इन लाइफ? आप एक्चुअल लाइफ में क्या बनना चाहते हो? मतलब आप सीए वाली जर्नी में हो, बट कभी आपने लाइफ में सोचा है कि भाई मुझे, मेरा मेन टारगेट ये है और मुझे ये सब करना है? एक तो स्टडीज का भी होगा और साथ में पर्सनली भी कुछ, वैसे जो भी आप शेयर करना चाहो। सर स्टडी में तो मैं मतलब सीए ही बनना चाहूंगी एज सुन बिल्कुल एज पॉसिबल। जी। और मेरा पर्सनल लाइफ में मैं एक हैप्पी पर्सन होना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने काफी अपने सराउंडिंग्स में नोटिस किया है कि जो लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं वो इसलिए परेशान है कि उन पे मतलब पैसे नहीं है वगैरह। और जो मतलब हाई क्लास से बिलोंग करते हैं वो अपने वैसे प्रॉब्लम से है, वो वैसे परेशान है। तो मैं इन दोनों के बीच में रहना चाहती हूँ कि मैं खुश रहूं, चाहे थोड़ा मनी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाए, लेकिन हैप्पीनेस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। चलो, वो मतलब यार ये तो आंसर भी काफी अच्छा देना सीख गई, मुझे लग रहा है तैयारी करके आई है। तो मतलब कहीं ना कहीं तो बहुत अच्छा आंसर दिया है नहीं नहीं इन्होंने। रैंडमली। ये बहुत बढ़िया आंसर है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि बेसिकली जिनको थोड़ी नॉलेज हो जाती है ना, वो हैप्पीनेस, ये हमें सर ने भी बताया था, प्रवीण शर्मा सर की, कि भाई अल्टीमेट इंसान का टारगेट होना चाहिए लाइफ में कि मुझे हैप्पीनेस चाहिए। हम हैप्पीनेस के लिए सारी चीजें करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत यस बढ़िया सर। चीज है। देखो कई बार ऐसा होता है हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान खुश नहीं है, तो फिर उन सब हम चीजों का सैड है। होने का फायदा भी क्या है? तो और दूसरा ये है कि अभी बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं। अगर 2 से 3 लाइनों में आपको कुछ उन्हें बिल्कुल सेलेक्टिव टिप्स देने हो, तो आप क्या टिप्स देना चाहोगे? क्योंकि अभी बच्चों के पास ज्यादा टाइम भी नहीं है। बच्चों का जो है मोस्ट प्रोबेबली हम्म। आज 4, आई थिंक इन्हीं तारीख है, 4 तारीख है। तो 26 दिन बचे हुए हैं। तो इन डेज में वो किस तरीके से प्रिपेयर करें, या आप उन्हें क्या सजेशन देना चाहोगे, कोई टिप्स देना चाहोगे आप? मैं मतलब वैसे तो काफी कुछ बोलना चाहती हूँ, बट मैं आपको 3 शॉर्ट टिप्स दे रही हूँ, जो कि अगर आप फॉलो करोगे तो यू कैन स्कोर 95 प्लस मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। बिल्कुल। फर्स्ट है कि आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल बूस्ट रखो इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता रहता है। कभी कुछ जी। डिस्ट्रैक्शन आते, कभी हमारा पढ़ने का मन नहीं करता। अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, कॉन्फिडेंस बूस्ट रखो अपना, अपने समराइज हैंड रिटन नोट्स बनाओ, और मॉक टेस्ट दो। मॉक मॉक टेस्ट इज टेस्ट। मस्ट, क्योंकि आपको फिर पता चलेगा कि चलो आपकी गलतियां क्या है। थैंक यू। बच्चों, देखो बच्चों, 3 बातें इन्होंने बताई है। 3 बातें इन्होंने बताई है, कॉन्फिडेंस अपना रखेंगे और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे, और साथ में मॉक टेस्ट वगैरह जरूर देंगे। और कुछ बातें जो आप संजय क्लासेस के बारे में, या जिन जिन टीचर से आप पढ़े हो उन टीचर्स के बारे में अगर कुछ भी आप बोलना चाहो, पहले संजय क्लासेस के बारे में बता दीजिए, और साथ में 2-4 शब्द अगर आप हमारी फैकल्टीज के बारे में बोलना चाहो, तो भी हमें काफी अच्छा लगेगा। जब मैं 11th क्लास में संजय क्लासेस आई थी, मतलब इसके बाद से तो मेरी लाइफ काफी अच्छी है। मतलब मेरे को बाहर की काफी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, जब से मैंने संजय क्लासेस ज्वाइन किया है तो एक अलग से कॉन्फिडेंस आया है कि कैसे डील करे बाहर इतने सारे बच्चों के साथ। मैं फर्स्ट टाइम पढ़ी थी और काफी अच्छा एक्सपीरियंस ला। तो जिसको अपने आप को पर्सनली डेवलप करना है, तो उसको क्या बोलते हैं, संजय क्लासेस जरूर ज्वाइन करना चाहिए। और सेकंड, मैं फैकल्टीज के बारे में भी एक एक लाइन बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी इस जर्नी में उन्होंने काफी ज्यादा मेरे को सपोर्ट किया है। बिल्कुल। 11th 12th सीपीटी। सबसे पहले मैं संजय सर के बारे में बोलना चाहती हूँ। वैसे इनके बारे में तो आप सबको ही पता है, मतलब बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है, जितनी तारीफ करो उतनी ही कम है संजय सर की। क्योंकि ये ऐसा बेस बना देते हैं बच्चों को, आप एक बड़े लेवल पे पहुंचोगे ना, तो इनको नहीं भूलोगे कभी भी अकाउंट्स के लेवल पे, कि यार हाँ जो भी थे संजय सर काफी बढ़िया पढ़ाते थे। और इसके बाद मैथ्स के टीचर के बारे में बोलूंगी, संदीप सर, जिससे मुझे पहले थोड़ा डर लगता था, लेकिन वो धीरे धीरे करके पता चला कि वो मतलब काफी उनका पोलाइट नेचर है। वो बस दिखते दिखते है कि गुस्से में रहते हैं, लेकिन नहीं है। फिर दूसरा, मैं अमन सर के बारे में बोलना चाहूंगी। अमन सर भी इकोनॉमिक्स के लिए बेस्ट टीचर है। उनका पढ़ाने का वे, उसमें मेरे को इकोनॉमिक्स में पहले इंटरेस्ट नहीं आता था, लेकिन जब से मतलब मैंने उनसे क्लासेस ली अपनी 11th 12th में, मेरा इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट भी आया है। और मैं बात करूँ कि बिजनेस स्टडीज की, मोनिका मैम और इरफान सर,
ये दोनों भी काफी अच्छे टीचर है। मैंने इनका क्रैश कोर्स बैच लिया था, और जो मेरे अंदर नेगेटिविटी थी बिजनेस स्टडीज को लेके, इन दोनों ने ओवरकम किया है, जिससे कि मैं मतलब काफी अच्छा स्कोर कर पाई हूँ बिजनेस बिजनेस स्टडीज में। और बाकी थैंक यू सो मच फॉर फॉर थैंक यू सो मच। ओके। हाँ जी, अब मैं भी आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा, आपने अब टाइम निकाला और इन बच्चों के लिए कुछ मोटिवेशनल वर्ड कहे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सीरीज हमारी बच्चों के लिए फायदेमंद रहेगी। आजकल बच्चा टीचर की बात कम मानता है, यूट्यूब ज्यादा देखता है, तो हमने कहा चलो एक इनिशिएटिव लेते हैं, और सबसे पहला ही आपका जो है इंटरव्यू हमने लिया, काफी अच्छा लगा। और हम हमारी तरफ से, संजय क्लासेस की तरफ से, संजय क्लासेस की टीम से और सभी स्टूडेंट्स की तरफ से आपको भी अपनी लाइफ में ऑल दी वेरी बेस्ट। और मैं यही चाहूंगा कि आप बहुत अच्छे लेवल पर जाओ अपनी लाइफ में, और कभी भी अगर कभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना हो और हम अगर आपको बुलाएं तो आप जरूर आओ, सो दैट कि स्टूडेंट्स को भी थोड़ा कोऑपरेशन मिल सके और उन्हें भी सपोर्ट ऑफ रहे कोर्स सर। कि हमारे एरिया के बच्चे इतने अच्छे लेवल पे जा रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, सोसाइटी सबसे मिलकर बनी है। तो बस यही मैसेज मैं भी बच्चों आप लोगों को यस देना सर। चाहूंगा, और आपको कि भाई सभी बच्चे मेहनत करते रहे, पढ़ाई करते रहे, और कुछ टिप्स आपके पास मिल चुके हैं, इनको अप्लाई करें और रिमेनिंग डेज को अच्छे से यूटिलाइज करें। आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करोगे, बहुत बढ़िया स्कोर करोगे। अच्छा, कुछ पेपर वगैरह में कैसे प्रेजेंट करना चाहिए वो एक और बता दो, मेरे माइंड में लास्ट क्वेश्चन आया है, फिर हम अपनी मीटिंग आज की क्लोज कर देते हैं। सर एग्जाम में प्रेजेंट करने का तरीका तो आपसे बेटर तो कोई बता नहीं सकता। अच्छा, मतलब वो बट मैं ही बता दूं मैं क्लास अगर में, अपने ठीक है। हैंड पे बताऊं कि हाँ आपका पेपर ना दिखने में नीट एंड क्लीन लगना चाहिए, ताकि जो वो एग्जाम, हाँ आप बताना अच्छे से। बाकी मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि नीट एंड क्लीन लगना चाहिए, जिससे एग्जामिनर को आपकी कॉपी बिल्कुल हट के दिखे। अगर आपकी और लोगों से हट की कॉपी होगी ना, तो उसको मार्क्स देने में भी आपको अच्छा लगेगा काफी। चलो, अब देख लो भाई, सभी बच्चे सुन लो, पेपर में दैट्स इट। प्रेजेंट करने का तरीका ढंग से प्रेजेंट करना है, ठीक है। समझाता हूँ, क्वेश्चन साफ साफ करा करो, मानते नहीं हो ना, तो अब सुन लिया जो टॉपर्स का क्या कहना है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अंशिका, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक यू बाकी सो संजय सर को फॉलो करो। मच। हाँ भाई, संजय सर को फॉलो करो, ओके सारे सर, बच्चे, थैंक ठीक यू है। सो मच ओके, फॉर थैंक यू, बाय बाय। गिविंग मी दिस हाँ बिल्कुल, हम अपॉर्चुनिटी। आप सीए बनो, फिर जल्दी से हम आपको दोबारा फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी, ओके जी, बाय बाय।